सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी सेट नंबर 7 की। तो गाइस, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ सम वर्क। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यूज़ की, जो हम सेकंड पार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यूज़ का। तो ये सीरीज़ आपके जेकेएसएसबी के लिए, एसएससी के लिए, एफए के लिए, वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारी एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो वहाँ उसको भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल से लिंक ले सकते हो, जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और गाइस आपको बता दूं, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपके जेकेएसएसबी के लिए। ठीक है, तो बताइए कि मॉनेटरी बेस होता क्या है। क्वेश्चन है कि मॉनेटरी बेस क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने। द कैश इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक, द मनी हुज रियल वैल्यू एक्सीड इट्स नॉमिनल वैल्यू, द करेंसी विद पब्लिक एंड डिपॉजिट्स मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबो। ठीक है, तो आपको बताना है कि मॉनेटरी बेस होता क्या है। तो गाइज, मॉनेटरी बेस क्या होता है, वो करेंसी होती है जो पब्लिक के पास होती है। ठीक है, और जो डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के साथ। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिजर्व मनी। यहाँ पर रिजर्व मनी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। ठीक, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर्स गवर्नमेंट्स डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो यहाँ पर रिजर्व मनी में यहाँ पर जो डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक के साथ, वो यहाँ पर उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक, बैंक रेट क्या होता है। व्हाट इज बैंक रेट? रेट ऑन डिपॉजिट्स गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स, रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, रेट पेएबल्स ऑन बॉन्ड्स, रेट एट विच द आरबीआई ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बैंक रेट जो होता है गाइस, वो होता है हमारे पास वो रेट जिस पर आरबीआई जो होता है क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश करेंसी। तो फ्रेश करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के क्या पॉसिबल इफेक्ट्स होते हैं। Increase in money supply with the public, the rise in the nominal income of public, the fall of general price level, one only, one and two only, two only and one, two and three only। तो आपको बताना है कि क्या क्या अफेक्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन एंड टू ओनली। ठीक है, यानी कि वन एंड टू ओनली, तो ये इसका आंसर है वन एंड टू ओनली। ये दो ऑप्शन आएंगे, यानी कि जो हमारा मनी सप्लाई होता पब्लिक का वो बढ़ जाता है जब हमारा फ्रेश करेंसी इंट्रोड्यूस होता है, और कहता है कि जो नॉमिनल इनकम होती है पब्लिक की वो भी बढ़ जाती है, उसको भी राइज करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए। देखिए इन स्टेटमेंट्स को। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई पेज टू कमर्शियल बैंक ऑन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। रेपो इज यूज टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, वेयर एज रिवर्स रेपो इज यूज टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक, वन ऑनली, वन एंड टू ऑनली, थ्री ऑनली एंड वन, टू एंड थ्री ऑनली। ठीक है, अब आपको पता है कि रेपो रेट क्या होता है। ये कहता है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई होती है कमर्शियल, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड के लिए मनी लेंड करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेपो जो होता है वो लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो होता है उसको लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इन द इकोनॉमी इट विल। अगर कहता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा। ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में डिक्रीज कर देगा, लोन रिपेमेंट को जो गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं उसको इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है,
तो ये यहाँ पर कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में तो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज रहेगा इकोनॉमी में, वो क्या करेगा, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी का उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट और प्यारे क्वेश्चन की तरफ। आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन को देखिए पहले। कहता है कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी को देखते हुए आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, marginal standing facility does not affect the value of currency as it is used for overnight transactions। कहता है कि सिर्फ ये हमारी करेंसी की वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, जबकि ये सिर्फ ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। फिर कहता है कि तो पर्पस जो होता है एमएसएफ का इज टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन द इंटरबैंक मार्केट। फिर कहता है कि एमएसएफ रेट इज जनरली लोअर देन रेपो रेट। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस आपके दिए हुए ऊपर ठीक हैं। 2 only, 1 and 3 only, 1 and 2 only and 1, 2 and 3 only। ठीक है, तो आपको इनको देखने से पहले ऊपर वाले ऑप्शंस को इन ऑप्शंस को देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 2 ऑनली है, यानी कि हमारा यहाँ पर सिर्फ ये दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। कहता है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो पर्पस होता है वो जो वॉलेटिलिटी होती है ओवरनाइट लैंडिंग रेट में इंटरबैंक मार्केट में, उसको काम करना इसका क्या होता है, पर्पस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेस। कहता है कि जो मनी की जो सप्लाई है अगर वो इंक्रीज हो जाए और जो डिमांड होती है मनी की वो रिड्यूस हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड मनी इन इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रॉड मनी की डेफिनेशन आपको बोलनी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक या अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो आपको इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं कि कौन सा होता है, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4 या 2, 3 and 4। तो आपको ब्रॉड मनी में बताना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपके आते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड मनी में गाइज हमारा आता है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट आरबीआई हमारे पास ब्रॉड मनी में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर अच्छी लग रही है हमारी एफर्ट तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दैट्स आवर मोटिवेशन फ्रॉम योर एंड। स्टेरलाइजेशन बाय द आरबीआई इज कैरिड थ्रू। जो स्टेरलाइजेशन होती है आरबीआई की वो किसके द्वारा कैरी की जाती है, ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिडक्शन इन बैंक रेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑपरेशन या रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो स्टेरलाइजेशन होती है बैंक्स के द्वारा वो कैरी की जाती है यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो गाइज अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, जेकेएसएसबी की जो इकोनॉमी का सिलेबस वो निकालते हैं, तो उसकी पीडीएफ आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पर आपको उसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी लेक्चर हैं वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई। तो आरबीआई के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स को यहाँ पर कंसिडर करना है। कहते हैं कि इट इज़ द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मैनेजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इट acts as a custodian of foreign exchange reserve of India, it handles the borrowing program of government of India। 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 and 3 and 4 आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइज आरबीआई जो होता है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सारे ऑप्शन ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है, ये जो इकोनॉमी की मनी सप्लाई होती है उसको भी मैनेज करता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है इंडिया की उसका कस्टोडियन की तरह काम करता है। ठीक है, और ये जितनी भी हमारी बोरोइंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस सबको हैंडल करता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? जब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक क्या करता है, अनाउंस करता है कि आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, उस वक्त उसका मतलब क्या होता है कि सीआरआर क्यों बढ़ रहा है। Commercial banks will have less money to lend. Union government will have less money to lend. The union government will have more money to lend. The commercial banks will have more money to lend। ठीक है, उसका मतलब होता है द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। उनके पास उधार देने के लिए बहुत कम पैसा होता है, इसलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सीआरआर को बढ़ा देता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेंसी
notes in circulation as well as the proportion of the total money supply held in the form of currency are influenced by which of the following। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। ऑप्शन देखिए, पहला, ट्रेड वॉल्यूम इन द इकोनॉमी, द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी, द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है? इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1, 2 and 3 तीन ही ऑप्शन इसको लेकर ठीक बैठते हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझिए बस। When which agency has the foremost role in regulation of banking sector in India? तो कौन सी एजेंसी का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट करने में इंडिया में? आरबीआई का, यूनियन फाइनेंस कमीशन का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। तो जो बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है वो निभाता है गाइस आरबीआई। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इन पेयर्स को आपने जोड़ना है। ये लिक्विडिटी की टाइप्स यहाँ पर बोली गई हैं और ये आइडियल मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो किस टेक्निक से यहाँ पर इसको मैनेज किया जाता है? शॉर्ट टर्म जो वॉलेटाइल होता है, रेपो ऑक्शंस। मीडियम टर्म के लिए बोला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म के लिए बोला है CRR। तो आपको बोलना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही है। 1 and 2, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 के तीन ही ऑप्शन सही हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 and 3 तीन ही ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके रेपो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियम टर्म के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है और लॉन्ग टर्म के लिए CRR यहाँ पर होता है, टेक्निक होती है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी? कहता है कि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो होता है इकोनॉमी में क्या चीज़ करती है? ठीक है, किस चीज़ का हमारी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है? आरबीआई जब मार्केट में न्यू बॉन्ड्स को रिलीज करती है, जब आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करती है, आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करती है, या जब CRR की एबोलिशन होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 1, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 4, 3 and 4। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 and 4। ठीक है, इसको 1, 2, 3 और 4 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 2 and 4, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो जब हमारा रेपो रेट डिक्रीज होता है उस वक्त भी हमारा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे, और जब CRR को ख़त्म कर दिया जाता है उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? तो जो हमारा PSL होता है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, तो उसमें से कौन सा सेक्टर इसका हिस्सा नहीं होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाउसिंग फॉर पुअर एंड अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हमारा जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं आती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और 33 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए? आपके इकोनॉमी के सब्जेक्ट के। ठीक है, जो आपके JSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी अगर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो वहाँ PDF मिलेगी। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।